ये लड़की अपनी माँ से नफरत करती है और घर से भागना चाहती है। हालांकि एक समानांतर दुनिया में फंसने के बाद आखिरकार लड़की को परिवार के महत्व का एहसास होता है। रेनी एक प्यारी छोटी लड़की है जो अपनी अकेली माँ अलीन के साथ रहती है, जो एक सफल व्यवसाय महिला है। नौकरी की जिम्मेदारी अलीन चैट अपनी बेटी को पर्याप्त समय देती है और यही कारण है कि रेनी अत्यधिक संवेदनशील और विद्रोही हो गई है। हालांकि रेनी अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करती है और हमेशा उसके 12वें जन्मदिन पर उसके साथ रह की आशा रखती है। रेनी पूरे घर को सजाती है, केक बनाती है और माँ का इंतजार करती है। रात होने लगती है लेकिन अलीन का कोई पता नहीं चलता और रानी मेज पर सो जाती है। अगली सुबह रानी गुस्से में उठती है और अपनी माँ से भिड़ने का फैसला करती है। वह अपनी साइकिल पकड़ती है और अलीन के कार्यालय की ओर भागती है। इस बीच उसकी माँ गंभीर अवसाद में होती है क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एली ने तुरंत एक बैठक बुलाई लेकिन उसका फोन बजने लगा। बारिश हो रही है और वह अभी अपनी माँ से मिलना चाहती है। एलिन जन्मदिन भूलने के लिए माफी मांगती है और इसकी भरपाई करने का वादा करती है। अचानक उसे एक और कॉल आती है जिससे रेनी नाराज हो जाती है। उसके सहायक को रेनी को लेने जाना था लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही रेनी उसी कंपनी में चला गया। वहां कैन नाम का एक दुष्ट व्यापारी है जो एक अवैध प्रयोग पर काम कर रहा है। वह लब में एक बंदर को डायमेंशन पोर्टल एक्सपेरिमेंट नामक नवीनतम तकनीक का परीक्षण करने का आदेश देता है, लेकिन बंदर है काफी शरारती है और इधर उधर भागता रहता है। सी को गुस्सा आता है और वह अपने स्टाफ को डांटता है। वह इस प्रयोग में सफल होना चाहता है और कंपनी का रक्षक बनना चाहता है। केन सेन स्टाफ पर चिल्लाता रहता है, इसलिए वे बंदर पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से वे गोली चूक जाते हैं और लेजर बच जाता है। इमारत बस कुछ ही मील दूर है। रेनी अपनी मां को दंडित करने के लिए घर से भागने की योजना बना रही है। वह आकाश से लेजर की शूटिंग देखती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह क्या है। इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाती कि लेजर छोटी लड़की को मारता है और वह गायब हो जाती है। हवा में कंपनी के कर्मचारी लेजर का पीछा कर रहे थे और उन्होंने तुरंत केन को सूचित किया कि उन्होंने गलती से एलिन की बेटी को दूसरे आयाम में भेज दिया है। चिंतित होने के बजाय केन किसी को सफलतापूर्वक दूसरे आयाम में भेजने का जश्न मनाता है। थोड़ी देर बाद रेनी एक रहस्यमय जंगल के बीच में अपनी आंखें खोलती है। पहले तो वह अनोखे फूलों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरने से मोहित हो जाती है, लेकिन फिर वह देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह एक विशाल राक्षस है। वह अपनी जान बचा जाने के लिए भागती है लेकिन राक्षस उसे तुरंत ढूंढ लेता है। रेनी अपनी हार स्वीकार करती है और राक्षस द्वारा खाए जाने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक वह मिल जाता है। पेल से किसी ने हमला किया। यह एक विदेशी लड़का है जो स्वेच्छा से रेनी की रक्षा करता है और उसे भाग जाने के लिए कहता है, जबकि वह राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालांकि राक्षस इंसानों की गम से अधिक आकर्षित होता है और रेनी के पीछे जाता है। वह एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करती है लेकिन राक्षस उसे फिर से ढूंढ लेता है। एलियन लड़का बचाव के लिए आता है लेकिन उनके ठीक पीछे एक और राक्षस होता है। रेनी घबराने लगती है लेकिन चतुर एलियन दोनों राक्षसों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देता है और उसे रेनी के साथ भागने का मौका मिलता है। इससे पहले कि वह उससे कोई सवाल पूछती, एलियन उस पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला करता है। थोड़ी देर बाद रेनी ने एक रहस्यमयी ट्री हाउस में अपनी आंखें खोली जहां एलियन अपने दादाजी के साथ अपने रात्रिभोज के बारे में चर्चा कर रहा था। रेनी चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लग है कि एलियन उसे खाने जा रहा है। दादी बताती है कि वह गलत है और खुद को डॉक्टर सेविक के रूप में पेश करता है और एलियन उसका पोता है जिसका नाम ब्लू है। वह एक महान शिकारी है और उसका मानना है कि रास्ते में उसे सब कुछ समझाने के बजाय रेनी को बेहोश करना आसान होगा। रेनी की अगली बात यह सवाल करना है कि ब्लू एक एलियन की तरह क्यों दिखता है। दादाजी पूरी तरह से इंसान है। दादाजी चंचलता से कहते हैं कि यह सिर्फ आनुवंशिकी है और रेनी को रात के खाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं आज वे एक विशेष दावत करें क्योंकि यह ब्लू का जन्मदिन है। डॉक्टर सेविक उत्साह पूर्वक जन्मदिन का गीत गाते हैं और बताते हैं कि ब्लू को इतना बड़ा होते देखकर उन्हें कितना गर्व है। तेजी से यह रेनी को उसके अपने जन्मदिन की याद दिलाता है जिसे एलिन भूल गई थी। उसका मानना है कि ब्लू वास्तव में भाग्यशाली है कि उसके दादाजी जैसा कोई है जो उसका जन्मदिन मनाता है और उसके साथ रात का खाना खाता है। रेनी को अचानक राक्षसों के बारे में याद आता है और आश्चर्य होता है कि क्या वे डायनासोर थे। ये सुनकर डॉक्टर सेविक बताते हैं रेनी को पता है कि राक्षस डायनासोर या कोई अन्य जानवर नहीं हो सकते क्योंकि यह पृथ्वी नहीं है, इसे जंगल ग्रह कहा जाता है। कई साल पहले डॉक्टर सेविक को एक छिपा हुआ पोर्टल मिला जो जंगल ग्रह को पृथ्वी से जोड़ता है। वह नई प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे, पौधे और जानवर। रेनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर सेविक उसे पृथ्वी पर वापस भेजने का एक तरीका जानते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। रेनी अभी भी अपनी माँ से नाराज है और यहाँ जंगल ग्रह पर रहना चाहती है। इस बीच उसकी माँ वास्तव में है चिंतित है और हर जगह उसकी तलाश कर रही है। वह घर लौटती है और देखती है कि रेनी ने जन्मदिन की
पार्टी में कितना प्रयास किया था। एलिन अपनी धुंध को ठीक करना चाहती है लेकिन सौभाग्य से बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर सेग एक छोटी लड़की की बात नहीं सुनते हैं और उसे भेजने का फैसला करते हैं। यदि वह नहीं चाहती है तो भी वह कोई जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि उसका सारा शोध दुष्ट कैन द्वारा प्रायोजित है। उसे नहीं पता कि सी सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। जैसे ही उसे शोध के नमूने मिलेंगे केन को गायब कर दिया जाएगा। कंपनी के डॉक्टर सेविक अपडेट प्राप्त करने के लिए जंगल की दुनिया से जुड़ते हैं लेकिन डॉक्टर सेविक गर्म सॉस और मसाले बनाने में व्यस्त है। केन क्रोधित हो जाता है और डॉक्टर सेविक को याद दिलाता है कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे डीएनए के एक नए प्रकार का नमूना ढूंढना होगा। मिशन को जल्द पूरा करने के लिए केन अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ अकेले ही जंगल ग्रह का दौरा करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर सिद्विक जल्द से जल्द आवश्यक डीएनए खोजने का वादा करते हैं और केन से किसी को भी भेजने से बचने का अनुरोध करते हैं क्योंकि इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ग्रह पर उसने गलती से रेनी का उल्लेख किया जिससे केन को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह नहीं जानता था कि कोई भी स्थानांतरण से बच सकता है। उसने तुरंत अपनी टीम को तैयारी करने का आदेश दिया कि वे द मैजेस्टिक जंगल में जा रहे हैं। उस रात बाद में इसकी योजना बनाए रेनी एक कोने में अकेले बैठता है और हर चीज के बारे में सोचता है। आज हुआ ब्लू ने उसे नोटिस किया और उसकी चिंताओं के बारे में पूछा। रेनी ने ठीक होने का नाटक किया और कहा कि वह बस जंगल के 3 चंद्रमाओं को देखने में व्यस्त थी। प्लेनेट ब्लू को भी उन्हें देखना पसंद है इसलिए उसने अपने दादाजी को भी बुलाने का फैसला किया लेकिन रेनी ने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया। ऐसा करो, वह नहीं चाहती कि डॉक्टर सेविक उसे वापस घर भेजे। ब्लू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि रेनी को अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए जो वास्तव में चिंतित होगी। ब्लू कभी अपने माता पिता से नहीं मिला लेकिन वह जानता है कि अच्छे माता पिता एक महान आशावाद है। हालांकि रेनी का मानना है कि उसकी माँ अलग है, उसे केवल काम की परवाह है और रेनी सिर्फ एक और काम है जिसे एलिन के कार्यक्रम में फिट होना चाहिए। इसलिए रेनी ने यहाँ जंगल ग्रह पर एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया है। वह द ट्री हाउस से भाग जाएगी ताकि दादाजी ऐसा न कर सके। उसे वापस भेजो। रेनी ने बड़ी साहसिक यात्रा पर जाने की योजना बनाई है और ब्लू को उसके मार्गदर्शक के रूप में काम करना है। ब्लू पहले अनिच्छुक महसूस करता है लेकिन वह बेचारी लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता है। वह उसकी पहली दोस्त है लेकिन उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा क्योंकि खतरनाक राक्षस रहते हैं। सौदा पूरा होने के बाद पूरी रात घूमता रहा। ब्लू उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और अगली सुबह सो जाता है। रेनी एक नए हेयर स्टाइल के साथ ब्लू को आश्चर्यचकित करती है। उसके बाद वह अपना खंजर लेती है और उसे मानचित्र की ओर फेंक देती है। जहां भी वह गिरता है वह उनका पहला गंतव्य होगा। ब्लू जब वह देखता है कि खंजर फॉलन फॉरेस्ट की ओर इशारा कर रहा है तो वह तुरंत मना कर देता है, वहां जाना असंभव है। अचानक डॉक्टर सेडेक ब्लू को बुलाता है और उसे रेनी का ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि वह फॉलन फॉरेस्ट का पता लगाने जा रहा है। ये रेनी के लिए डॉक्टर में घुसने का एक सुनहरा मौका है। सेविक का वाहन और उसके गंतव्य तक पहुंचता है। नीला उसे एक गुप्त सुरंग में ले जाता है जो उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले जाती है। इसे द हार्ट ऑफ द ट्री हाउस कहा जाता है जो लगभग 1000 साल पुराना है। नीला वाहन तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक पुल चुनता है ताकि रेनी हार मानने के बारे में सोच सके लेकिन बहादुर लड़की अपनी जान जोखिम में डालती है और पुल पार करती है। वे 4 हाथ वाले विशाल उत्खननकर्ता के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर छिप जाते हैं। दादाजी उत्खननकर्ता को चालू करते हैं और खुद नीले रंग में चलना शुरू कर देते हैं। फॉलन फॉरेस्ट के बारे में भी उत्सुक है क्योंकि डॉक्टर सेडेक उन्हें कभी भी वहां नहीं ले जाते हैं। इसके अलावा वह उसे नहीं पता कि उसके दादाजी वास्तव में क्या करते हैं और वह ज्ञान के दुर्लभ बीज क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं। वे बात कर रहे पौधे हैं जिनमें मनुष्यों की तरह ज्ञान है। वे इतने बुद्धिमान है कि डॉक्टर से ने वर्षों से उन्हें नहीं खोजा है। ये सुनकर रेनी ने उन्हें खोजने का फैसला किया। अपने पहले साहसिक कार्य के रूप में ज्ञान का बीजारोपण होता है। अचानक डॉक्टर सेविक कुछ चट्टानों पर चढ़ जाते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है और खुदाई करने वाला यंत्र तेजी से हिलना शुरू कर देता है और नीला रंग नीचे उतर कर भाग जाता है। इस बीच सी के स्टाफ सदस्यों में से एक चुपचाप एलिन को उसकी बेटी के बारे में सूचित करता है। वह दौड़ती है लैब और अपनी बेटी को खोजने के लिए अंदर घुस जाती है। कर्मचारी डॉक्टर सेविक और आयामी पोर्टल खोजने में उनकी कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही वे रेनी एलिन का उल्लेख करते हैं आगे आते हैं और कर्मचारियों को पूरी सच्चाई उजागर करने की धमकी देते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। कैंप के लौटने तक कुछ भी कहे वह जंगल ग्रह की यात्रा कर चुका है और डॉक्टर सेविक के ट्री हाउस में घुस गया है। हालांकि घर पर कोई नहीं है। डॉक्टर सेविक ज्ञान के बीज की तलाश में व्यस्त है जबकि बच्चे गिरे हुए जंगलों की खोज कर रहे हैं। नीला ज्ञान के बीज को महसूस करने का दावा करता है और रेनी से पूछता है उसका अनुसरण करे। वह पानी की तलाश कर रहा है क्योंकि बुद्धि वृक्ष किसी तालाब या झील के किनारे उगना चाहिए। वे घंटों तक खोजते रहते हैं लेकिन अंत में उन्हें एहसास होता है कि वे बस गोलाकार घूम रहे हैं। रेनी नीले रंग
के साथ बहस करना शुरू कर देता है और ज्ञान के बीज के बारे में अपने मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों को खारिज कर देता है। अचानक कुछ बेलें उगाती है जमीन से बाहर और रेनी को फंसाना ये 2 एलियंस द्वारा किया गया है जो खुद को लोरस ब्लू कहते हैं। वह भी उनमें से एक है, लेकिन वह अपनी असली पहचान खोजने में असफल रहा और अपने सबसे बड़े दुश्मन इंसानों से दोस्ती की। लूमर से पता चलता है कि वे पौधों को बुलाने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन डॉक्टर सैडक द्वारा ब्रेन वश किए जाने के कारण ब्लू ने अपनी शक्तियां खो दी। लोरा ने ब्लू को उसकी शक्तियों को पहचानने में मदद करने के लिए अपने जादू का उपयोग किया ताकि उसे अपने कबीले में वापस ले जाया जा सके। ब्लू जादुई रूप से अपने कबीले के बारे में सब कुछ याद रखता है और लोरा को उनके नाम मुल्ला और तुल्ला से भी बुलाता है। पौधों को नियंत्रित करने की उसकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेमो उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ब्लू वास्तव में भ्रमित हो जाता है। वह रेनी से बले हटा देता है और स्वीकार करता है कि वह कभी भी उसके जैसा इंसान नहीं बन सकता है। उसके दादाजी ने जो कुछ भी उससे कहा था वह झूठ था। रेनी ने उसे शांत होने के लिए कहा और ज्ञान के बीज की खोज जारी रखे। डॉक्टर सेविक के बारे में सुनकर लूमिस का कहना है कि वही एक रेंगने वाला प्राणी है जिसने 12 साल पहले ब्लू का अपहरण कर लिया था जब वह सिर्फ एक बीज था। ज्ञान के बीज बड़े होकर लुमास बन गए। इस क्रूर कृत्य के लिए डॉक्टर सेगवे किसके लायक नहीं है। दादा जियाई को बुलाया। रेनी ने ब्लू को लोरा की बातें सुनना बंद करने की सलाह दी। उन्हें घर लौट जाना चाहिए और दादाजी की कहानी सुननी चाहिए। हालांकि ब्लू किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वह भाग जाता है और झील के किनारे बैठ जाता है। रेनी भी उसका पीछा करती है और उससे पूछती है अपने विचारों को साझा करने के लिए। वह पूरी सच्चाई नहीं जानती है, लेकिन वह मानती है कि डॉक्टर सेविक का नीले रंग के प्रति प्रेम झूठ नहीं था। वह खुद को ही समझाने का हकदार है कि नीला अपने दादाजी का चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता है और रेनी से उसे लेने से रोकने के लिए कहता है। साइड रेनी शांत हो जाती है और ब्लू के खुलने का इंतजार करती है। लोरस भी ब्लू के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि रेनी फिर से लड़के का ब्रेन वॉश कर सकती है। वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे डॉक्टर सेविक को देख पाते उन्होंने टेक्विला इजर शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने सीख लिया है सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद उनसे कैसे बचा जाए। मुल्ला ने जिज्ञासावश टेक्विला इजर की जांच शुरू कर दी और गलती से खुद को चोट पहुंचाई। वह बेहोश हो गया और तुल्ला ने ठीक होने से पहले उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टर सैडक को पता चला कि वे इस बात से अनजान है कि उसके दादाजी क्या कर रहे हैं। नीला अभी भी कोशिश कर रहा है चुनाव करे। रेनी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ब्लू के खंजर को पानी में फेंकने का नाटक करता है। वह वास्तव में क्रोधित हो जाता है क्योंकि खंजर दादाजी की ओर से एक उपहार था, लेकिन रेनी पूछता है कि अगर दादाजी उसके लिए कुछ भी नहीं है तो उसे इसकी परवाह क्यों है। ब्लू चुप हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वह कैसा है। स्थिति से बचना रेनी को उसकी माँ की सलाह की याद दिलाता है। वह हमेशा कहा करती थी कि किसी समस्या से भागने से उसका समाधान नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनी भी तेज दौड़े। ब्लू को भी दौड़ना बंद कर देना चाहिए और अपने दादाजी के साथ हर बात पर चर्चा करनी चाहिए। वह वापस यात्रा करना शुरू कर देता है रेनी के साथ ट्री हाउस, लेकिन रास्ते में टलर को आता है। रेनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे लात मारकर भगा देती है। मॉरिस वास्तव में इंसानों से नफरत करता है, लेकिन ब्लू समझाता है कि रेनी एक अच्छा इंसान है। तो इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और रेनी ब्लू को चोट पहुंचाकर मुल्ला के अपहरण का बदला लेना चाहता है। रास्ता और तुल्ला से केवल एक बार उन पर विश्वास करने का अनुरोध करता है। मुल्ला को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। तुल्ला अंततः सहमत हो जाता है और वे सभी ट्री हाउस की ओर चले जाते हैं। डॉक्टर सैडिक पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं और मुल्ला को एक विशेष कंटेनर में डालते हैं। सी उसे रोकता है और लोमोरे का डीएनए मांगता है। सेविक उन्हें घर वापस लौटने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह जल्द ही डीएनए प्राप्त कर लेगा। उसे बस एक दाता की आवश्यकता है। ये सुनकर केन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वह पूरी सच्चाई जानता है। डॉक्टर सेविक 12 वर्षों से उन्हें चकमा दे रहा है। उसे नीला मिला था, लेकिन उसने इसे रख लिया। केन से एक रहस्य की खोज। डॉक्टर सैडिक ने स्वीकार किया कि उसने क्या किया और कहा कि उसने नीले रंग को एक घायल बच्चे के रूप में पाया था। पहले तो वह सिर्फ एक परीक्षण वस्तु थी, लेकिन फिर वह एक इंसान की तरह बढ़ने लगा और एक दयालु और प्यारा लड़का बन गया। पहला शब्द जो उसने सीखा था दादाजी की बात ने डॉक्टर सैडिक के दिल को पिघला दिया। वह परीक्षण की वस्तु नहीं रहे। ब्लू डॉक्टर एस बड़ी ईडी पोता बन गया जिसे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह किसी को भी ब्लू को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता। सौभाग्य से ब्लू और उसके दोस्त ट्री हाउस में आ गए हैं और डॉक्टर को सुना है सेविक का कबूलनामा। हालांकि किसी को भावनात्मक कहानी की परवाह नहीं है और वह मुल्ला को अगली परीक्षण वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ये सुनकर तुल्ला अपने दोस्त को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है, जबकि ब्लू और रेनी भी उसका पीछा करती है। डॉक्टर सैडिक उसे अंधेरे में रखने के लिए ब्लू से माफी मांगता है लंबे समय से, लेकिन ब्लू ने उसे पहले ही माफ कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। डॉक्टर सेविक ने केन को अपनी बंदूक छोड़ने के लिए कहा। वह आवश्यक डीएनए दे देगा, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद केन को इस ग्रह को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। ब्लू मुल्ला के लिए चिंतित है, लेकिन डॉक्टर सेविक ने वादा किया है किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। वह डीएनए का एक नमूना निकालता है और इसे एक ट्यूब में संग्रहित करता है। उसे केन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह रनी को लोरिस के साथ भाग जाने के लिए कहता है। जब वे चले जाते हैं केन जबरदस्ती ट्यूब छीन लेता है, लेकिन वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है।
है जो वह चाहता है लोरिस को पकड़ने के लिए। तुला ने गार्डों को हराने के लिए विशाल फूलों को बुलाया, लेकिन केन का ध्यान भटकाने के लिए कान एक विशाल रोबोट रनी स्वयंसेवकों को लाता है और ब्लू को रोबोट पर चढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वह विंडशील्ड तक पहुंचता है, ब्लू अपने जादू का उपयोग करके इसे लताओं से ढक देता है। केन देख नहीं पाता कि वह कहां जा रहा है और गलती से एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है। सारे पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं और रोबोट उनके नीचे दब जाता है, नीला हो जाता है और उसके दोस्त जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि केन अभी तक खारा नहीं है। फिर भी वह जमीन से उठ जाता है और सौभाग्य से ब्लू पर हमला करता है। डॉक्टर सैडेक अपने पोते को बचाने के लिए खुदाई यंत्र के साथ आता है। बरसाती खुदाई यंत्र पर चक जाता है, जबकि ब्लू लोरा के साथ एकजुट हो जाता है ताकि वे रोबोट के खिलाफ अपनी शक्तियों को जोड़ सके। हालांकि सी इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है, वह पूरी तरह से पागल हो गया है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर सेविक और रनी अचानक एलिन जंगल ग्रह में उतरते हैं और एक ठंडी बंदूक से केन को गोली मार देते हैं, जिसके बाद वह रनी के साथ एकजुट हो जाती है और अपना जन्मदिन भूल जाने के लिए माफी मांगती है। वह वास्तव में उससे प्यार करती है और रेनी को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए ही इतनी मेहनत करती है। लेकिन अब वह उसे एहसास हुआ कि रेनी को विलासिता की जरूरत नहीं है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। रेनी ने लीन को माफ कर दिया और फिर कभी घर से न भागने का वादा किया है। लीन केन की रोबोट के लिए विनाश चिप भी लाया है, लेकिन इसे हाथ से स्थापित करने की जरूरत है। इस कार्य के लिए रेनी स्वयंसेवक है और रेनी की मदद करके लिए यूरिड अपनी शक्तियों के साथ रोबोट की ओर दौड़ता है और वह रोबोट पर चढ़ने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह चिप लगाती है, रोबोट बंद हो जाता है और चट्टान से नीचे गिरने लगता है। रेनी आसानी से कूद सकती है, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में डालती है। रोबोट परख के ब्लू के प्यारे खंजर को वापस लाओ। एलिन को लगता है कि उसकी बेटी चली गई है, इसलिए वह चट्टान के पास रोने लगती है। सौभाग्य से रेनी ने किनारे पकड़ लिया है और बच गई है। डॉक्टर सेविक ने ब्लू के साथ ही रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे नई तकनीक विकसित करने की जरूरत है, जिसे उसे ढूंढना ही होगा। पृथ्वी के पौधों को बचाने में लोरस डीएनए का उपयोग करने का एक तरीका। इस बीच रेनी उसे शुभकामनाएं देती है और अपनी माँ के साथ घर लौट आती है।